अपने पिछले मीटिंग में हम स्टेप 6 पे चर्चा कर रहे थे लकी जी के साथ, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं स्टेप 6 पे, पेज 67। तो भूषण जी, मैं रीडिंग करता हूँ एक पैरा, उसके बाद यू कैन टेक ओवर। Some people, of course, may conclude that they are indeed ready to have all such defects taken from them. But even these people, if they construct a list of still milder defects, will be obliged to admit that they prefer to hang on to some of them. Therefore, it seems plain that few of us can quickly or easily become ready to aim at spiritual and moral perfection. We want to settle for only as much perfection as will get us by in life accordingly, of course, to our various and sundry ideas of what will get us by. So the difference between the boys and the men is the difference between striving for a self-determined objective and for the perfect objective which is of God. Over to you, Pushan. Okay. नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है। सॉरी पूषण, आप स्टेप 6 पे एक बार एक ओवरव्यू भी दे देंगे तो, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने रीड किया, तो दैट वुड बी इवन मोर ग्रेट। Certainly. थैंक्स। तो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है, मैं शराबी हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद, आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों, और बड़ा आनंद है जिंदगी में। एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, बिल्कुल एक एक लम्हा, एक एक मिनट को एंजॉय कर रहा हूँ। और ये जो कार्यक्रम की जो खूबसूरती है, ये जब भी उसको ज्यादा गहराई से हम लोग देखते हैं, ज्यादा करीब से देखते हैं, दो लाइंस में का जो मीनिंग है, वो मीनिंग समझने का, बिल डब्ल्यू क्या वेवलेंथ पे था, वो वेवलेंथ को समझने का प्रयास करते हैं, तो और भी हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया सुनने समझने मिलता है। दोस्तों, स्टेप 6 अगर हम देखते हैं हमारा प्रोग्रेशन, स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक का हमारा प्रोग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्रेशन है। सबसे पहली हमारी शुरुआत होती है जहां पर हमको शराब ने पूरी तरह से चित कर दिया है। हमारी जो भी लड़ाई शराब के साथ में चल रही थी कि शराब में से मिलने वाली खुशी ज्यादा है या शराब में से मिलने वाला तकलीफ ज्यादा है, जब शराब में से मिलने वाली तकलीफ ज्यादा है, शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, शायद मेरी फैमिली नहीं बचेगी, पैसा नहीं बचेगा। ये पिक्चर जब भी दिखने लगा, वो टाइम पे मैंने शराब के सामने सरेंडर कर दिया। अब शराब के सामने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं जो शराबी बन गया, उसके पीछे मेरी अस्त व्यस्तता जो है, वो अस्त व्यस्तता ज्यादा मुझे तकलीफ दे रही है कि मेरा शराबीपन मुझे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मेरे पीने की इच्छा ज्यादा तकलीफ दे रही है कि जिस प्रकार से मैंने रिश्तों को बिखेर कर रख दिया है, वो मुझे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो पहले कदम के ही दूसरे टप्पे में हम चले जाते हैं कि भाई भले शराब ये माध्यम रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त कर ली है, तहस नहस कर ली है अपने रिश्तों को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने ही अपने ही हाथों से बर्बाद किया है, तो मैं अपने ही हाथों से इसे संवारने की काबिलियत नहीं रखता हूं, तो इसके लिए मुझे बाहरी मदद लेनी पड़ेगी। तो बाहरी मदद वो हो जिसकी मैं सुनूं, जिसकी मैं इज्जत करूं, जिसकी मैं कदर करूं। इसके लिए कोई भी ऐसी उच्च शक्ति जिसके जीवन में रिलीजन का महत्व है, वो अपनी चुनिंदा रिलीजन में से भगवान को चुने। जिसके दिल में रिलीजन का स्थान नहीं है, वो कोई भी उसे जो महत्वपूर्ण लगता है, ऐसी कोई भी एक संकल्पना ले ले जिसके सामने वो नतमस्तक हो सके और अपनी इच्छा और जीवन उसके हवाले कर सके, उसके लिए तैयार।
तो BW सिंपल सॉल्यूशन देते कि भाई आपको शायद समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग एग्नोस्टिक है, हम लोगों ने किसी चीज को सही ढंग से समझा ही नहीं। हम लोगों ने रिलीजन को नहीं समझा, ना ईश्वर की संकल्पना को समझा। हमने जरूरत नहीं थी वहां लॉजिक लगाया, जहां फेथ की जरूरत थी वहां लॉजिक लगाया, और जहां लॉजिक की जरूरत थी वहां फेथ लगाया। तो हम लोग का सब मिसप्लेस्ड रिलेशनशिप्स है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो नहीं यार, इतना मगजमारी क्यों पालना है, आसान सी चीज है। ये AA मेंबर्स को ये सहज शक्य हुआ है, तो मैं AA मेंबर्स को ही अपनी उच्च शक्ति मान के चलता हूं, AA के समूह को ही उच्च शक्ति मान के चलता हूं। अगर मैं इनका सुनूंगा, इनके बीच में रहूंगा, तो मैं ठीक रहूंगा। तो मैंने अपने पुराने तौर तरीकों को छोड़ने की अब तैयारी की और एक नई जीवन पद्धति स्वीकारने के लिए अपने मन को खुला किया, और मैं AA में जाकर बैठने लगा। अब बैठने जो लगा, उसके बाद में सवाल आया कि भाई लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तो ऐसे हुआ क्यों। और BW कहते हैं कि आपके इंस्टिंक्ट्स जो है वो इंस्टिंक्ट्स में गड़बड़ी हुई है। यानी कि भगवान ने हर व्यक्ति को प्रजनन की इंस्टिंक्ट दी है, लेकिन हमने उस इंस्टिंक्ट को लेकर हमारी जो वासना है वो हमारे बेकाबू हो गई, और हमने उसके वजह से हम लोगों ने तहस नहस रिश्तों में कर दी। तो अभी मैं अपने मूलभूत समस्याओं की तरफ देखना चाहता हूं कि भाई मैं शराबी बना, दुनिया भर में सब लोग शराब पीते हैं, लेकिन मैं शराबी बना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मेरी मैल एडजस्टमेंट है क्या? कहीं ना कहीं मैं समाज के साथ में मेरा मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं था क्या? तो मैंने लगभग जो अ, जो ब्रॉड तरीके से हमने अपनी इन्वेंट्री ली कि मेरे जो भी मूल्यांकन होता है, यानी काम क्रोध मद मत्सर, ये सभी जो षड रिपु है हमारे, ये सभी हमारे जो दुश्मन है, ये दुश्मनों के मतलब हम बलि चढ़ गए, और ये इनको हमने कैसे अपने आप को बहकने दिया। BW यहां तक बोलता है कि इनको सिन, यानी ये पाप की तरफ भी देखता है। पाप क्यों? क्योंकि एक आम आदमी एक संस्कारों के बल्ले जीता है। माँ बाप ने उनको संस्कार किए होते हैं, गुरुजनों ने, समाज ने संस्कार किए होते हैं, और जब भी हम ये संस्कारों से ढलकर स्वार्थ के लिए जब भी हम कुछ चीजें करते हैं, तो उसका एक निगेटिविटी हमारे बीच में रह जाता है। तो दुखाए हुए लोगों के सामने जाने को हमें डर लगता है, हमारे खिलाफ जो खड़े हो जाते हैं उनके प्रति हमें क्रोध होता है, जो हमारे से आगे निकल गए इनके प्रति हमें ईर्ष्या होती है, और हम बेसिकली इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं। हमारे दिमाग में लॉजिक कम और इमोशन ज्यादा चलने लगती है, और हम लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, और इमोशनल डिसीजंस लेते से लेते हम या तो लोगों को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको हम चाहे वैसे पूरी दुनिया को घुमाने की कोशिश करने लगते हैं, या तो हमसे कुछ नहीं होगा बोलकर हम पूरी तरह से शरण जाते हैं और कहीं ना कहीं छुप के बैठना चाहते हैं। कोई मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे घर में नहीं रहना, मेरे से कोई बात मत करो, मुझे लाइट भी पसंद है, मुझे आवाज भी पसंद नहीं है। इस तरह की डिप्रेसिव मनस्थिति में हम लोग चले जाते हैं। तो BW ने अभी तक हमारी कहानी बताई। अब वो कहते हैं कि भाई ये जो तेरे साथ में हुआ है, इसमें से बाहर निकलना है, तो सच्चे दिल के साथ में इनका तुझे किसी अन्य व्यक्ति के साथ और ईश्वर के साथ में इसका लेखा जोखा, इसका जो बात है खुलकर बात करनी होगी। तो राइटिंग का इसलिए बोलते हैं कि व्हेन आई राइट आई एम द फर्स्ट वन टू रीड। मैं जब भी लिखता हूं तो मेरा मन, ये सभी जो विचार, जो सैकड़ों हजारों विचार मेरे दिमाग में एक साथ चलते रहते हैं, उनको एक श्रृंखला में मैं बाहर लाने का प्रयास करता हूं। अपना ही एनालिसिस हम खुद करना शुरू करते हैं। लेकिन क्यों?
कि जैसे एक डॉक्टर कितना भी बीमार क्यों ना हो, खुद का ऑपरेशन खुद नहीं करता, दूसरे के पास जाता है, उसी तरह से जब बीमार भी मैं ही हूं और मेरा कॉन्शियंस यानी मेरी सत्सत विवेक बुद्धि के ऊपर हमेशा से ही स्वार्थ हावी रह चुका है, इसके लिए अभी मेरा भरोसा नहीं है अपनी खुद की सत्सत विवेक बुद्धि पर, इसलिए मैं किसी अन्य व्यक्ति के सत्सत विवेक बुद्धि को पुकारता हूं और मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ में ये मेरा नैतिक लेखा जोखा जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता हूं। अब ये जो है ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो रहा है किसी और की नजर से, और मेरी नजर से मैं अपनी कहानी को एक पिक्चर के रूप में देख रहा हूं, और ये हमारा जो एक दूसरे के साथ में जो चल रहा है इसका साक्षी भाव, इसके अंदर जो साक्षी है वो ईश्वर है, या वो उच्च शक्ति है, या वो मेरे अंदर की सत सत विवेक बुद्धि है, या ये मेरी आत्मा है, या मेरा ये सुपर ईगो है, या ये मेरा कॉन्शियंस है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, जो मेरे अंदर के स्वार्थ को भी देखता है और मेरे अंदर के परमार्थ को भी देखता है, जो मेरा जो गड़बड़ी हुआ है उसकी तरफ एक अलग नजरिए से देखने का जो कला है, ये मेरे स्पॉन्सर के साथ के संभाषण से मुझे प्राप्त होता है। और मुझे दिखने लगता है कि भाई कई सारी जगहों में मेरे से गलतियां हुई है, मेरी इंस्टिंक्ट्स ने एकदम बहक गई थी, और उस चक्कर में मैं इस प्रकार का शराबी बन गया। अब ये जब भी बोध होता है तो मुझे हल्कापन लगने लगता है कि मेरे जो डर्टी सीक्रेट्स थे, जो जिनके साथ में मैं रह नहीं सकता था, जिनको मैं सह नहीं सकता था, ये मैंने उगल कर बाहर निकाल देने के बाद में मुझे हल्का हल्का सा लगने लगता है, मुझे एक मुक्तता का एहसास होने लगता है। और ये जो अवस्था है, ये अवस्था में सही मात्रा में मुझे आनंद के वो जो कंपल्शन था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स मेरी थी, उसके पास से मुझे मुक्तता मिल गई है। अब मैं सोचने लगता हूं, दैट्स वेयर अभी ज्यादातर लोग जो है यहीं पर अपने कार्यक्रम को रोक देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी बाकी तो ठीक चल रही थी, खाली शराब यही एक समस्या थी, और ये शराब पीने के वजह से मेरे ज्यादा रिश्ते बिगड़े हुए थे, और शराब पीने के पहले की जो भी चीजें हुई थी, अब उनके वजह से जो ये अस्त व्यस्तता निर्माण हुई, अब मैं इन सब से छूट गया हूं, अब सब मैं इनमें से बच चुका हूं। अभी मेरा शारीरिक रिहैबिलिटेशन हुआ है, मेरा आर्थिक रिहैबिलिटेशन हुआ है, सामाजिक मेरा रिहैबिलिटेशन हुआ है, मेरा इमोशनल रिहैबिलिटेशन हुआ है। अभी हर तरीके से मेरे माँ बाप बीवी बच्चे सब लोग मेरे करीब आ गए हैं, पैसा आ गया है, प्रतिष्ठा आ गई है, स्पॉन्सर के साथ में मैं रोजाना बात कर रहा हूँ, ए में भी अभी थोड़ी बहुत मेरी सोपरेटी मेरे पीछे है, मुझे अभी यहाँ वहाँ शेयरिंग के लिए बुलाना शुरुआत हो गया है। अब मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ चुकी है, अब मुझे लगता है कि आई हैव डन द जॉब, अब मेरा काम हो चुका है, ऐसा मुझे लगने लगता है। लेकिन बिल जो इस छठे कदम का जो शुरुआत करते हैं, वहां पर पहला ये वाक्य है कि दिस इज द स्टेप विच सेपरेट्स द मैन फ्रॉम द बॉयज, यानी कि जो बॉयज है ये पीछे वाली गलतियों से बचने की जो खुशी है उसको स्वीकार करते हुए अपने आप को रोक लेंगे, और आगे इस कार्यक्रम की जरूरत नहीं समझेंगे, तो उनके भीतर बाकी जो डिफेक्ट्स है वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। यानी हम देखते हैं कि एक ट्रिक तो समझ में आ गई हमको, कोई भी समस्या हो, इस समस्या से अगर बाहर निकलने का होगा, एनी बिहेवियरल पार्ट, एनी इमोशनल हैंडीकैप, तो उसमें बाहर निकलने का ये मेथोडोलॉजी है: सरेंडर, लिस्टिंग आउट अनमैनेजेबिलिटीज, टेकिंग somebody's help, handing over our will to that person or that group or that institution,
एंड देन डूइंग अ डिटेल्ड इन्वेंट्री कि इसके वजह से मेरा किस वजह से ये हुआ, और किसी अन्य व्यक्ति और ईश्वर के साथ में ये आदान प्रदान करते हुए इसके ठीक करना। ये टेक्निक मैं अभी सीख चुका हूं, और ये टेक्निक से मुझे राहत मिल चुकी है। और अभी मैं बचे हुए जो दोष है इनकी तरफ देखना या नहीं देखना, ये अभी मेरे सामने चॉइस है। अभी बिल यहाँ पर एक उल्लेख करता है, ग्रोइंग इन द लाइकनेस ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड, यानी अगर मुझे परफेक्शन की तरफ जाना है, ईश्वर की मेरे लिए इच्छा क्या है ये अगर मुझे समझना है, तो मुझे क्या सिर्फ मेरे ये शराब और शराब से निर्माण हुए या शराबी बनने से पहले हुए, क्या खाली इन्हीं डिफेक्ट से मुझे बचना है, कि अभी मुझे एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। अभी जो मुझे शांतता लग रही है, अभी जो मुझे आनंद लग रहा है, अभी जो मैं अपने आप की तरह ऑब्जेक्टिवली देखने की जो ये कला सीख गया हूं, अपने बारे में खुलकर निगेटिव बातें भी बोलने की अभी मुझे जो हिम्मत प्राप्त हुई है, अपने बारे में कितना भी कड़वा सच हो, ये अभी मैं पराये व्यक्ति के साथ में बोल सकता हूं, ये मुक्तता अभी जब मुझे मिली हुई है, तो इन साधनों का मैं इस्तेमाल करके अपने आप की आध्यात्मिक प्रगति को कैसे बरकरार कर सकता हूं, यहां पर ये सवाल बिल डब्ल्यू करते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जीवन में। अभी बिल डब्ल्यू कहता है कि जो इंस्टिंक्ट दी है तो उनका पर्पस भी तो है। हर जो इंस्टिंक्ट है वो गॉड गिवन ही है, तो वो जो गॉड गिवन इंस्टिंक्ट है तो उसका पर्पस भी है, और वो पर्पस जो है, वो पर्पस के बाहर जब भी मैं जाता हूं तभी समस्या है। लेकिन अभी हम लोग सभी सयाने बन गए हैं कि अभी हमारे मन के अंदर के जो डार्कनेस है वो अभी बाहर हम लोग आने नहीं दे रहे। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि मेरे मन में कितनी भी हवस हो, लेकिन मैं अगर आपके घर में आऊंगा और आपकी खूबसूरत पत्नी को देखूंगा, तो मैं अपनी हवस को दबाए रखता हूं, मैं अपने जबान पर बिल्कुल कुछ आने नहीं देता हूं, या आंखों को मेरे मैं संयमित रखता हूं, या मैं थोड़ी से समय आपके साथ बिता के मैं वहां से निकल जाता हूं, क्योंकि अभी मैं ट्रिक सीख गया हूं कि मेरे अंदर की हवस को अगर मैं एक्शन नहीं लूं तो दबाया जा सकता है। ये ट्रिक मैं सीख गया हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर की हवस का इलाज हुआ है। मेरा बिहेवियर मैं रोक सका हूं, लेकिन मेरे अंदर वो जो विचार है वो अभी भी आ रहे हैं। शायद मैं घर जाकर मास्टरबेशन करूं, या शायद मेरे दिमाग में वही इमेजेस बार बार चलती रहे, या शायद मैं अपने पत्नी के साथ में संभोग करते हुए मैं किसी एक्ट्रेस का या किसी ब्लू फिल्म का या किसी पोर्नोग्राफी का या किसी और औरत का चेहरा देखते हुए करूं, और मैं उसका शायद अपने आप को लॉजिकली एक्सप्लेनेशन भी दूं कि भाई बहुत साल से ये हो रहा है, इसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, ये करने से एक्चुअली मेरा सेक्स बेटर होता है, और शायद मेरा और मेरे पत्नी का प्यार भी बना रहता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अरे मेरे अंदर का जो झूठा जो सपने देखने वाला व्यक्ति है, तो वो अलग है, मेरे दिखाने के दाग अलग है और मेरे असली दाग ये अलग है। अब मैं अगर आपके घर पे आऊं और आपका बंगला देखूं और मैं सिंपल 1 BHK घर में रहता हूं और मेरा दिल जल रहा है, लेकिन मैं आपके यहां पर आकर मैं वो व्यक्त नहीं करूंगा। वहां पर आकर मैं वाह 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 कितना बड़ा इंटीरियर, कितना बढ़िया बंगलो, कितना बढ़िया पर्दे, कितना बढ़िया घर सजा है, ये मैं आपकी तारीफ तो करके चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे सुपर ईगो को, मेरे जो कॉन्शियंस है, मेरी जो सत्सद विवेक बुद्धि है, उसने मेरे अंदर के जेलसी को या ग्रीड को छुपाए तो रखा है। लेकिन वहां से निकलने के बाद में अगर मैं बेचैन हो रहा हूं, अगर मेरे दिल में ये चल रहा है साली इसकी कमी नहीं किया, ये इतना आगे चला गया, तो अगर मेरे भीतर अशांतता निर्माण हो रही है, या खुन्नस निर्माण हो रही है, या गुस्सा निर्माण हो रही है, या मैं बेचैन हो रहा हूं,
कि मैं कैसे पीछे रह गया, ये बाकी लोग कैसे आगे चले गए, मेरे से कम जिनकी क्षमता थी ऐसे भी लोग इतनी सारी कमा गए और मैं कैसे पीछे रह गया। ये जब भी फीलिंग आने लगता है तो बिल डब्ल्यू कहता है कि हु डजंट लाइक टू फील अ लिटिल बिट सुपीरियर टू द अदर्स। किसको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मीटिंग में बैठे हुए हो, सेक्रेटरी शेयरिंग के लिए अलग अलग लोगों को बुला रहा है और जब भी कोई मतलब का मीनिंगफुल शेयरिंग है और सेक्रेटरी आपको नहीं बुलाए, तो आपके मन में ये विचार तो आएगा ना कि यार कभी मेरे को चुनेगा, कभी मेरे को बुलाएगा। और एक्चुअली जब भी वो जिस जिस दिन बुलाता है तो मैं मना कर देता हूं, क्योंकि मैं तैयार ही नहीं था, क्योंकि मैं ही अपेक्षा नहीं कर रहा था कि कोई मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाए। तो मैं डबल प्रॉब्लम में हूं। एक तो मुझे बुलाया नहीं, इसके लिए मुझे परेशानी है, और दूसरा अगर बुलाया तो बुलाने के बाद में क्या बोलने का वो मुझे सूझता नहीं है, उसका मेरा अभ्यास नहीं है, या उसके ऊपर मैंने कभी विचार नहीं किया है, इसकी वजह से मैं परेशान होता हूं। यानी आइदर विच वे मेरे दिलो दिमाग में बेचैनी तो छाई हुई है, मेरे दिमाग में शांतता नहीं है, मेरे ईगो की जो मांगे है वो मांगे अभी भी वैसी ही है। हाँ, मैं इनको अभी किसी भी एक्सट्रीम जाने से रोक रहा हूं। अभी मेरा जीवन अस्त व्यस्त नहीं होने दे रहा है, लेकिन मेरे भीतर की जो शांतता है, ये शांतता भी तो नहीं है। तो बिल डब्ल्यू ये अवस्था को बड़ी सुंदरता से छठे कदम में बड़ी सुंदरता से बताते हैं। और वो कहते हैं, जैसे ये पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मैंने अपने लिए रखा हुआ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव और ईश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है, उसके बीच में बहुत सारी गैप है। मेरा स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि भूषण, तेरे मन के अंदर के जो ये सीक्रेट्स है, ये जब तक तेरे बीवी को पता नहीं चलते हैं और सब कुछ ठीक से चल रहा है, उतना मेरे लिए काफी है। लेकिन ऑकेजनली थोड़े बहुत सपने किसी औरत के देखने, या किसी औरत को डेट करे, या थोड़ा सा माइल्ड फ्लर्टिंग करे, उससे मुझे जरा यंग लगता है, मुझे एक्साइटिंग लगता है। ये जो मैंने मेरे लिए परमिसिबल लिमिट बनाई है। लेकिन क्या ईश्वर की मेरे लिए इच्छा है? अरे यार, अगर तू इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा है, तो तू अभी भी तेरे शरीर के ये छोटे मोटे खेलों में ही व्यस्त रहने वाला है क्या? अभी भी वासनाओं में ही फंसा रहने वाला है क्या? अभी भी अपनी इंस्टिंक्ट्स का ही गुलाम होकर रहने वाला है, या इनमें से भी बाहर निकलने की क्षमता तेरे में है? BW कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां और किस हद तक जा पाओगे, लेकिन ये मत बोलो कि मैं जाना नहीं चाहता हूं। ये मत बोलो कि मेरा ऑब्जेक्टिव इसके आगे है नहीं। देखो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल भी है। मैं वो कहानी बताना चाहता हूं। मैं जब भी नया नया सदस्य था, तो हमारे फ्रैंक वी करके हमारे बड़े पुराने सदस्य थे, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी। ये ऋग्वेद में से कहानी थी। तो ऋग्वेद की जो शुरुआत है, उसकी पहली कथा ही वो बताते हैं कि मुक्तता के बारे में बात कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि एक पेड़ है, वो पेड़ पे दो डालियां हैं, और वो दोनों डालियों पे दो पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी जो एक डाल पे बैठा हुआ है, वो एक फल खा रहा है, और बड़ा मीठा फल है, और वो फल खाने में पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है। वो इतना व्यस्त हो चुका है कि उसी डाली पर से एक सांप उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका ध्यान भी नहीं है उस सांप की तरफ, और वो पूरी तरह से वो फल में फंसा हुआ है। और दूसरी डाली पे एक पंछी बैठा हुआ है, जो ये फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। उसे सब कुछ दिख रहा है, उसको वो पंछी भी दिख रहा है, उसका फल भी दिख रहा है, उसकी तरफ बढ़ने वाला सांप भी दिख रहा है। और वो कहते हैं कि जो फल खा रहा है या फल में फंसा पड़ा हुआ है, वो कर्ता भाव में है, और जो देख रहा है वो दूसरे पंछी को अपने आप को खतरे में डालने, वो फल के चक्कर में खुद को खतरे में डालते जो देख रहा है, वो पंछी को वो कहते हैं साक्षी भाव है।
तो जब ही मैं अपने वासनाओं से निर्मित फलों के बीच में फंसा हुआ रहता हूं, तभी मेरे को मेरी तरफ बढ़ने वाले धोखे दिखाई नहीं देते। तो मेरे को ऐसे लगता है वो मैं दुनिया का पहला ऐसा मर्द हूं जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो पड़ जाएगा, कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। मैंने लगाया हुआ मटका है वो उसका नंबर 100% आएगा। मैंने लगाए हुए शेयर मार्केट में जो कॉल है वो हमेशा मेरे को रिटर्न देंगे। सबसे सयाना मैं हमेशा ये सोच के चलता हूं कि मेरा फल सबसे मीठा है और इसको पूरी तरह पूरे रस के साथ में एंजॉय करना यही जीवन का सही आनंद है। लेकिन ये आनंद लेते लेते मेरा होश नहीं है कि मैं हूं कहाँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है, लोग मेरी तरफ क्या देखकर क्या सोच रहे, मेरे तरफ कौन से संकट बढ़ रहे, कौन से चोर उचक्के गुंडे, कौन कौन से लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, कौन कौन से लोगों को मेरे इस प्रकार के बिहेवियर की वजह से मेरे प्रति खुन्नस आ रही है या घृणा आ रही है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल अवेयरनेस रहता नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से वो फल में खो गया हूं। उसकी जो फिजिकलिटी है वो फिजिकलिटी में खो गया। लेकिन जब भी छठे कदम में बिल आपको बोलता है कि ये कर्ता भाव से निकलो भाई, सेपरेट द मैन फ्रॉम द बॉयज, अपने आप को अलग निकालो, अब तुम मैच्योर हो, अभी तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारे भीतरी दोषों के वजह से ही ये सब तहलका मचा हुआ था। तो ये भीतरी दोषों से मुक्त होना यही आध्यात्मिकता का जर्नी है। और अगर पूरी तरह से मुक्तता की तरफ बढ़ोगे आगे, तो ही शांतता प्राप्त करोगे, तो ही साक्षी भाव प्राप्त करोगे। तो बिल डब्ल्यू ये भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% 100% आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वासना नहीं होगी, लेकिन वो कहते हैं कि वो तकलीफ नहीं देगी। वासना होगी भी, लेकिन वो तुमको बहकने नहीं देगी। मन में विचार गुस्से के आएंगे भी, जब भी मेरे मन के खिलाफ होता है, लेकिन वो तुम मन में दिल में पकड़ के नहीं बैठोगे, रिजेंटमेंट बना के हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन महीना महीना पकड़ के नहीं बैठोगे, तो उसमें से झट से छुटकारा पा सकोगे। अगर इफ यू आर ह्यूमन यू विल ऑलवेज हैव इंस्टिंक्ट्स, अगर आप आदमी हो तो हमेशा से ही ये सेंसरी प्लेजर्स के आप गुलाम रहोगे। लेकिन ये गुलामी आप सिर्फ अवेयरनेस से इसके ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो कम कर सकते हो। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि वो जो निर्णय है वो निर्णय आपको लेना है। ये जो ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन जो है, अभी भी खुद ही के ऊपर का प्यार, सभी स्वार्थ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे औरत चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, ये जो है ये भले मैंने कंसील किया है, मैनेजेबल किया है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर के ये जो फलों की वजह से मेरे अंदर जो बेचैनी है, मेरा जो कर्ता भाव है, वो कर्ता भाव न मुझे सुख देगा, ना मुझे शांतता देगा। और ये वासनाओं में से पूर्ति होने वाला जो भी सुख है वो थोड़े समय के लिए सुख देगा भी, लेकिन जैसे वो निकल जाएगा वैसे वापिस आपको वो प्यास निर्माण हो जाएगी। तो पराई एक औरत के पास मैं जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि उसके पास से मुझे खुशी मिल रही, तो नहीं, एक से मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे दूसरी लगेगी, मुझे तीसरी लगेगी, मुझे चौथी लगेगा। जब तक खड्डा नहीं होता, क्राइसिस नहीं होता, तब तक मैं उसी मार्ग पर चलते रहूंगा और मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर से पूरी तरह से ढल जाऊंगा। सो नाउ इज द टाइम, अभी ये समय है, जाग जा भाई, जाग जा। व्हाट इज दिस दैट इज ड्राइविंग यू, कौन से फोर्सेस है जो तुम्हें ढकेल रहे हैं? तो इज इट एक्सटर्नल इंस्टिंक्टिव, कि तुम्हारी आध्यात्मिकता का जो ऑब्जेक्टिव है वो तुमको खींच रहा है, कौन सा है? तो इसको जानो, इसको पहचानो, अपने अंदर के कर्ता भाव को अपने अंदर के साक्षी भाव से निकालो और हर चीज में ऑब्जेक्टिवली खुद ही की तरफ देखना सीखो। और इज दिस रियली व्हाट आई वांट, मेरे जो आगे के जो सपने हैं, मुझे जो जाना है, मुझे जो आध्यात्मिक मार्ग पर ईश्वर की प्रतिमा में अगर मुझे अपने आप को ढालना है, तो मुझे कैसा शांत होना चाहिए, मुझे कैसे स्वस्थ होना चाहिए, मुझे कैसे आनंदी होना चाहिए, और होने वाली ये छोटी मोटी पीड़ाओं की मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
और मेरा पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए कि अगर इफ आई हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी, अगर मुझे इसमें से बाहर निकाला गया है तो मुझे किसी भव्य दिव्य कारण के वजह से निकाला गया है, और मैं उसका इंतजार करूंगा। क्या इस अवस्था में जाने की मेरी तैयारी है? क्या मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कहां फंसा हूं अभी भी? तो छठा कदम जो है, ये छठा कदम, ये जानकारी देने का ये काम करता है, ये अपने आप को जगाने का काम करता है कि भाई कई माध्यमों में आप अभी भी फंसे हुए होंगे। उसके उदाहरण दिए, कई सारे उदाहरण उसे बिल डब्ल्यूए आपको व्यतीत करते हैं कि आप सोचते हो कि आप मुक्तता के मार्ग पर हो, पर मुक्तता सिर्फ शराब से नहीं, मुक्तता ये सभी विकारों से अगर चाहिए तो वो निर्णय आपको आज लेना है। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज योर सिक्स्थ स्टेप। तो खुद के ये डिपेंडेंसीज, खुद के कंपल्शंस, खुद के अंदर के शॉर्टकट्स, खुद के दिमाग में बैठी हुई जो ये अलग 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 आइडियाज, जो मुझे याद है कि मैं जब ही जीएसओ न्यूयॉर्क में गया था और मैं अकेला उन दिनों सिगरेट पी रहा था। बाकी जीएसओ में लगभग 60 लोग काम करते थे न्यूयॉर्क में, सबकी सिगरेट बंद थी, और मैं हर घंटे में एक कप कॉफी लेता था और नीचे बिल्डिंग में से पूरा नीचे उतर कर जाकर रास्ते पर जाकर सिगरेट पीनी पड़ती थी। बाकी पूरा नो स्मोकिंग जोन था। तो मुझे बड़ा गिल्टी लगता था, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था, बड़ा कि ये यार बार बार एक डेढ़ घंटे में जाने का, सिगरेट पीने का। पहले मैं 2-2 घंटे में करना कोशिश करता, लेकिन वो अंदर से बेचैनी होने लगती थी। जब भी तुम्हारा डिपेंडेंस होता है किसी भी केमिकल पे या किसी भी थॉट पे या किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी विचार पे, तो वो तुम्हें थोड़े थोड़े समय में बेचैन करने लगता है, क्योंकि दिमाग में उसके रिकॉर्ड बजने लगती है। वो उसका समय हो गया कि उसकी रिकॉर्ड बजने लगती है और वो तुम्हें बेचैन करने लगती है। और जब भी मैं ये नीचे चला जाता था, वापस आने के बाद में कुछ लोग मुझे जानबूझ तब जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, मुझे लूजर लूजर बोलते थे। तो ग्रेग एम थे जनरल मैनेजर, तो मैंने उनको बोला यार मेरी कभी छूटेगी? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक छोटा सा स्माइल दिया और बोला छूटेगी छूटेगी, हम सबकी छूटी है तो तुम्हारी भी छूटेगी। और मुझे वो टाइम पे समझ में नहीं आया, लेकिन व्हाट ही वाज आस्किंग कि तुमने अपने अंदर के छठे कदम का जो डिफरेंशिएशन है, जो डिपेंडेंसीज है, उसके बारे में विचार किया है क्या? शायद तुम अभी भी अपनी शराब से दूरी ही सेलिब्रेट करते घूम रहे हो। अभी भी मेरी तंबाकू ठीक है, मेरी मेरी थोड़ा बहुत पत्ता खेलना ठीक है, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन ठीक है, थोड़ा बहुत औरों के साथ में आंख मिचौली खेलना ठीक है। यही अगर आपके मन में चल रहा है तो आप बेसिकली जो मॉल इम्पोर्टेंट जो 7वां कदम है, द स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमिलिटी, वो आप नहीं होने वाला है ना आपका। क्योंकि जब तक आप सेल्फ ड्रिवन हो, ईगो ड्रिवन हो, तब तक आप गॉड ड्रिवन हो ही नहीं सकते हो। आप बोलोगे जरूर कि ईश्वर की इच्छा, ईश्वर जैसा चाहे वैसा होगा, लेकिन एक्चुअली आप चला रहे हो तो खुद की, आप चला रहे हो तो खुद ही की मर्जी की। तो अगर ये आपने एनालिसिस नहीं किया है, छठे कदम का ये अवेयरनेस आपके साथ में नहीं है, तो आगे का स्पिरिचुअल जर्नी है वो सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको वो शांतता, वो स्थिरता, वो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ये छठे कदम का जो मथितार्थ है मुझे समझ में आया, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। अभी आगे बढ़ सकते हैं। लकी भाई आए क्या? लकी भाई आ गए। लकी जी 7th स्टेप लेते हैं चंदू अभी। ये कंप्लीट करना है। हाँ ओके, रीडिंग बाकी रह गया। हाँ तो बस 3 पैरा है। गो अहेड गो अहेड। ओके ओके। Many will at once ask, how can we accept the entire implication of step 6? Why? That is perfection. This sounds like a hard question, but practically speaking, it isn't.
Only step 1, where we made the 100% admission we were powerless over alcohol, can be practiced with absolute perfection. The remaining 11 steps state perfect ideals. They are goals towards which we look and the measuring sticks by which we estimate our progress. Seen in this light, step 6 is still difficult, but not at all impossible. The only urgent thing is that we make a beginning and keep trying. If we would gain any real advantage in the use of this step on problems other than alcohol, we shall need to make a brand new venture into open-minded. We shall need to raise our eyes towards perfection and be ready to walk in that direction. It will seldom matter how haltingly we walk. The only question will be, are we ready? Looking again at those defects, we are still unwilling to give up. We ought to erase the hard and fast lines that we have drawn. Perhaps we shall be obliged in some cases still to stay. This I cannot give up yet. But we should not say to ourselves, this I will never give up. Let's dispose of what appears to be the hazardous open end we have left. It is suggested that we ought to become entirely willing to aim towards perfection. We note that some delay, however, might be pardoned. That word, in the mind of a rationalizing alcoholic, could certainly be given a long-term meaning. He could say, how very easy. Sure, I'll head toward perfection, but I'm certainly not going to hurry any. Maybe I can postpone dealing with some of my problems indefinitely. Of course, this won't do. Such a bluffing of oneself will have to go the way of many another pleasant rationalization. At the very least, we shall have to come to grips with some of our worst character defects and take action towards their removal as quickly as we can. The moment we say no, never, our minds closed against the grace of God. Delay is dangerous and rebellion may be fatal. This is the exact point at which we abandon limited objectives and move towards God's will for us. Thank you. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। थैंक यू भूषण, अमेजिंग वंडरफुल छठे कदम का आपने सारांश किया। जो अभी चंदू ने कुछ चंद पैरास पढ़े हैं और जो छठे कदम का जो एक पैरा बाई पैरा सारांश बनता है, उसमें एक तो तय है, साफ है कि ये तैयारी की स्टेप है, रेडीनेस। तो स्टेप की शुरुआत ही तैयारी से होती है, बिकेम एंटायरली रेडी। अब ये तैयारी किसके लिए है? ये तैयारी उस चीज के लिए है कि जो हमारे स्वभाव दोष हैं वो ईश्वर दूर करेगा। ईश्वर की मदद लेने के लिए पूरी तरह तैयारी की स्टेप है। पुरुषों और लड़कों का फर्क आपने कई बार इस कदम में मेरे से भी और पुशन से भी सुना। तो यहां से असली आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू होती है। यानी कि पुरुष है वो परिपक्वता की तरफ जाते हैं और बच्चे हैं वो अपने खिलौनों से खेलते रहते हैं। यह कदम में एक ईमानदार नजर की बात हमसे की गई है। हम खुद पर ईमानदारी से नजर डालते हैं, कौन से दोष हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, किन आदतों को हम छोड़ना चाहते हैं और किन से अभी भी चिपके हुए हैं। ये इस कदम में एक वाक्य लिखा हुआ है कि यह दोष मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये दोष छोड़ सकता हूँ लेकिन ये नहीं। अपूषण जो ग्रेगमुथ का एग्जाम्पल दे रहा था, बात होगा, तो हम जिस चीज के लिए तैयार हो जाए ना, वो चीज हो जाती है। फिर अगर मैं एक के अंदर 12 कदमों की प्रैक्टिस में लगा हुआ हूं और अगर कोई आदत छोड़ना चाहता हूं और मन की तैयारी बना ली है तो वो हो जाती है। और तो और इसमें हम कभी कभी निराश भी हो जाते हैं और ऐसा भी लगता है कि अभी तो नहीं लेकिन कभी ना कभी तो जरूर छोड़ूंगा।
तो इसमें एक संकेत हमें बिल कहता है, वो कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो मन की तैयारी है, जो रेडीनेस है, उसकी बिल्कुल खिलाफ जाती है। हमें होपफुल रहना है, कभी ना कभी तो जरूर ईश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि छठा कदम हमसे पूर्णत्व की मांग तो नहीं करता, तैयारी की मांग करता है। दोष दूर करना हमारा काम नहीं है, ईश्वर का काम है। हमारा काम है विनम्र होकर तैयार रहना, और बदलाव की प्रक्रिया है छठे कदम में। धीरे धीरे जो दोष हमें प्रिय लगते हैं उनसे भी मुक्त होना सीखने लग पड़ते हैं, और इन सब चीज का परिणाम ऐसा होता है कि हम, जैसे भूषण कहता है, साक्षी भाव में आ जाते हैं। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर कहता था कि सिंफुल, शेमफुल, बैड अपनी डेली इन्वेंट्री में नजर रखनी है, और खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखना है, थर्ड पर्सन के व्यू से देखना है कि आज लकी ने क्या किया, आज लकी को गुस्सा क्यों आया, आज लकी को शर्म क्यों आई, लकी को बुरा क्यों लगा, लकी ने झूठ क्यों बोला। ये जब मैं देखने लग पड़ता हूँ और तीसरे व्यक्ति की नजर से देखने लग पड़ता हूँ, तो जो दोष मैं जब कर रहा होता हूँ, लकी होता हूँ, तो दिखाई नहीं देते, वो जब मैं लकी को तीसरे नजर से देखता हूँ तो वो दिखाई देने लग पड़ते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम सातवें कदम के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों में हर कदम अगले कदम की तैयारी के लिए बनता है। अगले कदम के लिए लगने वाला मेरा दृष्टिकोण तैयार करता है, और अगले कदम में आने वाली रुकावटें वो पहले वाले कदम में मुझे आगाह करके दूर करने की बात करते हैं। और इसमें एक बात तो तय है जो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें, उस उच्च शक्ति ने शराब जैसी ताकतवर आदत से मुक्त करा दिया है, तो क्या हमारे चरित्र दोषों से मुक्त नहीं करा सकते? जिस प्रकार मैं शराब से मुक्त होने के लिए, अल्कोहल से मुक्त होने के लिए तैयार हुआ, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग हम कहते हैं ना, उसी प्रकार मेरी अगर इच्छा होगी, ये देखते हुए कि गुस्सा, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि गुस्सा पूरी तरह से छोड़ दूंगा तो लोग तो मुझे रौंद देंगे, मैं तो ये कभी नहीं छोड़ूंगा, इतनी हेकड़ी तो बनाए रखनी चाहिए, इतना हट तो बनाए रखना चाहिए, तो लोग गिनती में नहीं लेंगे। ये जो हमारे मन के अंदर चलने वाले संघर्ष हैं, उन संघर्षों के ऊपर बिल ने ये छठे कदम के ऐसे में बड़ा खुल करके प्रोस एंड कॉन्स हमको बताए, और हमारी मन की तैयारी बनी रहे, हम मन की तैयारी बनाएं। कुछ दोष आसानी से दूर हो जाते हैं, कुछ दोष वक्त लेते हैं, लेकिन इन सभी के पीछे जो प्रमुख फाउंडेशन है, और वो है मन की तैयारी। तो वो हमने ये छठे कदम में सुनी। अभी हम सातवें कदम की तरफ चलते हैं। तो चंदू, प्लीज स्टार्ट रीडिंग 7th। जो लोग छठे कदम को ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा डिटेल में लेना चाहते हैं, तो कई सारे इंटरनेट के ऊपर आपको साधन मिलेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर अगर डालोगे तो 60-70 अलग 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 टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स की लिस्ट आपको मिलेगी। तो उनमें से अभी भी अपने अंदर कौन से है और उसकी मात्रा कितनी है, ये एक आप खुद ही का एक एनालिसिस आप कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं ऐसे पूछूंगा कि अभी कौन से डिफेक्ट आपके अंदर है, तो शायद 3 या 4 ही आपको याद आएंगे। लेकिन अगर वो लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 60-70 मैल एडजस्टमेंट्स आपके अंदर है। अभी तक जीवन अस्त व्यस्त नहीं किया होगा उसने, लेकिन वो है। और जब भी वो आती है सामने तो हम उसके बारे में ऑटोमेटिकली विचार करने लगते हैं। तो इस विषय को और भी डिटेल में करने के लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। ओके, तो मैं स्टेप 7 शुरू करता हूँ। Step 7. Humbly asked him to remove our shortcomings. Since this step so specifically concerns itself with humility, we should pause here to consider what humility is and what the practice of it can mean to us. Indeed,
The attainment of greater humility is the foundation principle of each of AAs. For without some degree of humility, no alcoholic can stay sober at all. Nearly all AAs have found too that unless they develop much more of this precious quality than may be required just for sobriety, they still haven't much chance of becoming truly happy. Without it, they cannot live to much useful purpose or in adversity be able to summon the faith that can meet any emergency. Humility as a word and as an ideal has a very bad time of it in our world. Not only is the idea misunderstood, the word itself is too often intensely disliked. Many people haven't even a nodding acquaintance with humility as a way of life. Much of the everyday talk we hear and a great deal of what we read highlights man's pride in his own achievements. With great intelligence, men of science have been forcing nature to disclose her secrets. The immense resources now being harnessed promise such a quantity of material blessings that many have come to believe that a man-made millennium lies just ahead. Poverty will disappear, and there will be such abundance that everybody can have all the security and personal satisfactions he desires. The theory seems to be that once everybody's primary instincts are satisfied, there won't be much left to quarrel about. The world will then turn happy and be free to concentrate on culture and character. Solely by their own intelligence and labor, men will have shaped their own destiny. Thank you. Yes, Lucky. लकी भाई अनम्यूट नहीं किया था, सॉरी। शुरू हो गया, अनम्यूट नहीं किया। ओके। सो अब जब हम 7वें कदम की तरफ जा रहे हैं तो छठे कदम की पार्श्वभूमि को, जो कि अभी ताजा है, याद रखना जरूरी है। चूंकि यह स्टेप विशेष रूप से विनम्रता पर केंद्रित है, हमने ह्यूमिलिटी की स्टेप कहते हैं हम इसको ए में। इसके लिए ये अभी यहाँ थोड़ा सा पॉज करके समझना चाहिए कि विनम्रता वास्तव में क्या है। बिल कहता है कंसर्न इटसेल्फ विद ह्यूमिलिटी, वी शुड पॉज हियर। और उसका इस्तेमाल कैसे करना, जीवन में क्या मायने रखता है, इसका अर्थ क्या है, और आगे बढ़ने से पहले गहराई से विचार करने को बिल हमें कहता है कि विनम्र होना, हम्बल होना, ये सतही गुण नहीं है, ऊपर ऊपर की गुण नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, सोच और व्यवहार में कैसे उतर सकता है। तो एक हम्बल पर्सन बनने के लिए क्या हमें गौर करना चाहिए, इसके ऊपर इसकी बात हो रही है। आगे एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे सारे के सारा 12 कदमों का कि नींव विनम्रता ही है, ह्यूमिलिटी है। हमें विनम्र की तरफ ही ले जाने वाली स्टेप्स होती है। अगर पहले कदम की मैं बात करूं तो अगर मैं उतना विनम्र नहीं होता, उतना हम्बल नहीं होता स्वीकार करने के लिए, तो शराब से मुक्ति ही नहीं हो पाती ना। तो इसका मतलब यह है, जैसे पूषण छठे कदम के लिए कह रहा था, कि विनम्रता और आत्मसमर्पण, ये दोनों चीज अगर हम देखेंगे तो ये परिवर्तन का आधार बनते हैं, स्टार्ट बनते हैं। इन दोनों के बिना ना तो स्वीकार होता है और ना ही किसी प्रकार का सुधार संभव है। इसके लिए विनम्रता का बिल बता रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, उसकी जरूरत क्या है। लगभग सभी सदस्यों ने अनुभव किया है कि केवल सोबर रहने लायक विनम्रता पर्याप्त नहीं होती, हमारा सबका अनुभव है। हम इससे अधिक गहराई में जाकर विनम्रता नहीं अपनाते तो अपने पास सच्चा सुख पाने का अवसर बहुत कम रह जाता है। यानी कि सिर्फ पीना छोड़ देना जीवन को पूर्ण नहीं बनाता, विनम्रता ही मन की शांति और संतोष की ओर ले जाती है।
क्योंकि इसमें जब भी हम कई बार सुनते हैं कि हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, तो ये हैप्पीनेस यहाँ से आता है। बिल कहता है दे स्टिल हैवंट मच चांस ऑफ बिकमिंग ट्रूली हैप्पी। हम विनम्रता के बिना जीवन में कोई यूजफुल पर्पस यानी कि उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते और ना ही कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अगर कहीं आपत्ति के सामना पड़ जाए तो वहां पे अगर हम विनम्र नहीं हो, अहंकारी हो या अपना सेल्फ विल रन राइट की भाषा में चलते जाएं तो हम नुकसान पाते हैं, हमारा हर्ट हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। विनम्रता हमें विश्वास, धैर्य और सहनशीलता प्रदान करती है, जिससे हम मुश्किलों के बीच मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, उनकी सच्चाई जान सकते हैं। तो ये शुरुआत के जो 2 पैरास हैं, ये 4 पैरास है, इनमें बिल हमें ह्यूमिलिटी का महत्व समझा रहा है। ये बता रहा है कि ऑलरेडी हमने अगर 7वें कदम तक आए हैं, हम शराब से दूर हैं, तो विनम्रता का इस्तेमाल किया है, उसके फ्रूट्स हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसा जैसा इसको हम गहराई में उतरने देंगे और बहुत सारी मुक्ति मिलने वाली है, बहुत सारी चीजों से मैं मुक्त हो सकता हूं और विनम्रता उसकी चाबी है गुरु के लिए। जैसे एक वाक्य में कहता है कि मैनी पीपल हैवंट इवन अ नॉडिंग एक्वेंटेंस, यानी कि हम में से बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है कि विनम्रता एक जीने का तरीका, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। और सच बताऊं तो नहीं पता है हमें। हम शायद विनम्रता को जीवन जीने का तरीका मानने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो एक शब्दकोश का शब्द ही है ना, इट्स अ वर्ड। और क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यवहार में अपनाने लायक जीवन शैली है क्या, ये तरीका है क्या? इस पे हम सभी को बहुत डाउट होता है। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ विल रन राइट वाले लोग हैं, अपनी चलाने वाले लोग हैं। हम जल्दी गलतियां स्वीकार करते नहीं हैं, अपने नजरिए बड़े पक्के बनाते हैं, हमारे पूर्वग्रह होते हैं। और ये सारे अनुभव हमको जिस प्रकार से बना देते हैं, हम उसी प्रकार से जीना चाहते हैं। विनम्रता एक जीवन शैली। अब दैनंदिन बात में भी अगर हम देखें कि हम अगर अपनी किसी से बात करें तो हम बात करने का क्या होता है, 2 आदमी आपस में बात करेंगे तो बिल यहाँ पे उदाहरण देता है कि हर कोई अपनी बढ़ाई करने पे चला होता है कि उसने क्या किया, वो कैसे बिजनेस में आगे तरक्की कर गया, वो कैसे पढ़ाई में तरक्की कर गया, उसने क्या पा लिया, उसका कैसा, मतलब हर व्यक्ति अपनी अचीवमेंट की तरफ रोजमर्रा की बातचीत में उपलब्धियों पर, शक्ति और गर्व पर जोर दिया जाता है। ऐसा बोलने वाले लोग स्वाभिमान और अहंकार की बात करते हैं ना, जबकि विनम्रता ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को महत्वहीन बना देती है। अब देखिए, विनम्रता एक जीवन शैली है, तो उसमें अगर किसी से बात करनी है तो वो बात में मैं अपनी बढ़ाई या अपनी उपलब्धियों को सबसे पहले सामने न रखूं, ऐसा मेरे को कॉन्वर्जेशन ही तैयारी समझ में नहीं आता है। इसीलिए बोलते हैं ना, वी डोंट इवन हैव अ नॉडिंग एक्वेंटेंस विद ह्यूमिलिटी एज अ वे ऑफ लाइफ। बिल ये पहले 4 पैराग्राफ में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, इस बात का खुलासा कर रहा है कि विनम्रता एक शब्द नहीं है। विनम्रता का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम शराब से दूर रहने को तैयार हुए, हमने हार मानी है, विनम्रता पूर्वक मानी है। इसके लिए हम कार्यक्रम पे जुड़े हुए हैं। और लास्ट में, आखिरी के पैरा में वो एक उदाहरण देता है कि बुद्धिमत्ता के बल के ऊपर इंसान ने प्रकृति के कई रहस्य खोले हैं। हमने देखा जाएगा तो कितने रहस्य जो पिछले, मैं समझता हूँ 100 सालों में या उससे भी ज्यादा, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, कितने रहस्य खुल रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे यान बना लिए जो
कितनी दूर पृथ्वी से जाकर के क्या क्या ढूंढ रहे हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है, आकाश में क्या क्या छोड़ चुके हम, पानी की गहराइयों में जाकर के हम क्या जान चुके हैं। हम पृथ्वी के रहस्य, हम मौसम को सटीकता से बता सकें कि दोपहर को 2 से 4 के बीच में बरसात पड़ेगी। यानी कि बिल ये उदाहरण क्यों दे रहा है? बिल ये उदाहरण दे रहा है कि इंसान अपनी बुद्धिमत्ता पे इतना विश्वास रखता है और उसी बुद्धिमत्ता से हम ऐसा सोच रहे थे कि स्वयं निर्मित स्वर्ण युग बना लेंगे, यानी कि विज्ञान और तकनीक से सब समस्याओं का हल हो जाएगा और जीवन केवल आराम और सुख से भर जाएगा। ये बिल उदाहरण दे रहा है। और ऐसे में गरीबी दूर हो जाएगी, खाने का इतना भंडार होगा कि किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होगा, व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब ये एक थियरी है। थियरी ये था कि अगर सबकी उपजत प्रवृत्ति यानी कि प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो लड़ने के लिए कुछ बनेगा नहीं ना, झगड़े के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो दुनिया तो फिर एक स्वर्ग की तरह हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। और जब दुनिया सुखी हो जाएगी और इंसान को ये व्यवहार के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि भोजन, सुरक्षा, सुख सुविधा, तो लड़ाई झगड़े तो कम हो ही जाएंगे, तो इंसान चरित्र निर्माण पर ध्यान दे पाएंगे। ये विचार बिल हमारे सामने रखता है तो कितना आकर्षित लगता है। लेकिन ये विचार अधूरा है, बिल कहता है, क्योंकि केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरी होने से मनुष्य की आध्यात्मिक प्यास और विनम्रता की जरूरत समाप्त नहीं होती। तो ये एक बड़ा गहरा बिल ने ऐसा उदाहरण दिया है कि हम समझते हैं कि भाई हम तो अधूरे, हमें बहुत कुछ पाना है और वो पाने के चक्कर में थोड़ा सा तो जोश चाहिए, थोड़ा सा तो अग्रेशन चाहिए। विनम्रता को जीवन शैली बना लूं तो क्या मैं उन चीजों को पा पाऊंगा? ये प्रश्न चिन्ह अगर हमारे मन में आता है तो बिल ये कहता है कि अगर जीवन की आवश्यकताएं पूरी भी हो जाए ना, भौतिक आवश्यकताएं, तो भी आध्यात्मिक प्यास और विनम्रता की जरूरत समाप्त नहीं होगी। तो ये जानते हुए कि विनम्रता का महत्व आने वाली जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, बिल ने पहले 4 पैरास में हमको एक छोटा सा उदाहरण, हमारे खुद के उदाहरण और एक इलाबोरेशन के द्वारा हमको ये समझाया है। कुशन सही है। एक्चुअली बिल ने यहाँ पर एक सेंटेंस में सॉल्यूशन दिया है। वो जो छठे कदम का जो जो स्ट्रगल विद सेल्फ हमने बात की कि अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग विकार, अलग अलग डिफेक्ट्स जो मुझे पसंद है, मैं अभी भी आई एम इंडल्जिंग माई सेल्फ, यानी खुद ही को प्लेजर करने का ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे दुनिया भर में घूमना है, मुझे अच्छी से अच्छी औरतें चाहिए, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे 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 ये जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की ये जो न बुझने वाली जो प्यास है, इसमें से अगर छूटना है और आध्यात्मिकता का जो जर्नी है वो कमेंस करना है, तो उसका पहला कदम है सेल्फलेसनेस यानी ह्यूमिलिटी। जब तक खुद ही को मैं कम करने को नहीं सकूं, अगर खुद की इच्छाओं को कम, खुद की सेल्फ इमेज को कम, खुद को जो मैं मतलब जिंदगी भर मैं लोगों के सामने कुछ अलग हूं ये बताने का ही प्रयास करते रहता हूं, मेरे गुण, मेरा शिक्षण, मेरा मेरा स्किल, मेरा प्रोफेशनल एक्सीलेंस, मेरे प्रमोशंस, मेरा पैसा, ये मैं हमेशा एक इमेज दुनिया के सामने बड़ा दिखाने का कोशिश करते रहता हूं, क्योंकि दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल वो आदमी है जो सर्व संपन्न है, दुनिया की सभी सुविधाओं से जो भरपूर है, वो आदमी विनर है, ये दुनिया की नजरों में है। तो वो दुनिया की नजरों में विनर दिखाने के हेतु मैं ये सब छोटे 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 ढेर सारे खिलौने इकट्ठा कर लेता हूँ,
और अपनी इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए माय डिजायर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू लिव ओनली वंस, एक ही दफा जीना है, हर अनुभव ले ही ले, कल का क्या करना वगैरह वगैरह, ये जो थॉट प्रोसेस है, जो इंटेलिजेंस लॉजिक ड्रिवन जो थॉट प्रोसेस है, ये प्रोसेस विकारों को जन्म देती है और अस्वस्थता को, अशांतता को जन्म देती है। तो अगर मुझे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है जो छठे कदम में डिफाइन किया कि भाई इफ आई वांट टू ग्रो अप, ये सब नॉइज के ऊपर मुझे आना है, ये सब सेल्फिशनेस के झमेले में से मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर कहता है कि हर कदम, तो 12 के 12 कदमों में से हर कदम आपको नम्रता की तरफ ही लेके जा रहा है, लेकिन यहां पर विशेष तौर पर इस बात को जोड़ दिया है क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग अप, और ग्रोइंग अप मीन्स गिविंग योर सेल्फ अप, योर ईगो अप, अपनी ईगो को छोड़ देना, अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को छोड़ देना। इसका मतलब है ह्यूमिलिटी। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैं जब AA में आया तो बड़े पतले धागे से मेरा जॉब टिका हुआ था, और पहले कभी कुछ अच्छा काम किया था इसके लिए मुझे जॉब पे से निकाला नहीं गया था, लेकिन रिहैब वगैरह करके आया था और सबको पता चल गया था मेरी शराबियत हद से बाहर जाने का, तो मेरी इज्जत चली गई थी। मतलब मेरे हाथ से कोई भी इम्पोर्टेंट काम मेरे को नहीं दे रहे थे, मैं सिर्फ बैठा रहता था, और ये मेरे ईगो को समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैं हमेशा स्पॉन्सर को बोलता था कि यहाँ बैठे बैठे मैं पी जाऊंगा, क्योंकि हर एक जन की जो मेरी तरफ देखने की निगाह है उसमें या तो करुणा है या तो मजाक है। कोई दोस्त मुझे दिखता नहीं है, जो भी मेरे को काम बताने आता है तो या तो उसकी नजर में शासकता है कि ये करेगा या नहीं, या तो इसके मन में अविश्वास है कि ये करने लायक भी है या नहीं। तो हर तरीके से मैं वहां बैठा तो था, पगार के लिए उस ऑफिस में जा तो रहा था, लेकिन ना मुझे समाधान था, ना मुझे शांतता थी, और मैं अपने आप के साथ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन स्पॉन्सर ने बोला था कि जहां जाके तूने संबंधों को बिगाड़ा है, पहले वहां के संबंधों को सुधार। उसका ये नहीं कर पाया तो ये जिंदगी भर तुझे हॉन्ट करेगा। तो मैं अपने ईगो को संयम में लाने का प्रयास, नई सोब्राइटी जो हाथ में आया वो काम कर रहा था। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और 3 महीने के बाद में मैं एक दफा स्पॉन्सर को जाके मिला और मैं बोला कि सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से मेरी सेरेनिटी बन नहीं रही है, बिगड़ रही है। और 90 दिन बीत चुके थे, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कोई बात नहीं है, अब तुम दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो। तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस किए, उनमें मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से था, तो मुझे एक बहुत बड़ी एजेंसी में अच्छी सीनियर पोजीशन, क्योंकि मेरे काम का बोलबाला था, मेरा नाम लोग जानते थे, तो मुझे एक बड़ी एजेंसी में एक अच्छा पोजीशन मिल गया और मैं एकदम ऐसा, मतलब रिलीफ मुझे लगा। मैंने स्पॉन्सर को फोन किया और बोला कि मुझे गुड न्यूज, मुझे एक ऐसा बहुत बढ़िया ये मिला है। तो उसने पूछा कौन से, तो मैंने बताया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, और उसको मालूम था कि पूरे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में से ही मैं था, और मेरा नाम, मेरे जो दोस्त थे वो सभी शराबी के नाम से ही जाने जाते थे। तो बोलता है तू वो इंडस्ट्री में जाएगा तो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, तो शराब से दूर नहीं रह पाएगा। डू यू रियलाइज दैट? तेरे को आज वो पैसा दिख रहा है, तेरे को ओपनिंग दिख रहा है, तेरे को ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, लेकिन तेरे को ये नहीं दिखता क्या कि तेरे को वहां पर सोबराइटी टिकाने में बहुत मुश्किल होगा। तेरी रेपुटेशन तेरे पहले वहां पर पहुंच चुकी है, और कोई ना कोई तो तेरे साथ कोई शराब ऑफर करते रहेगा, और तू कैसे अपने आप को, कैसे इंडिविजुअली कैसे तू बचाव कर पाएगा?
उसने मुझे वो जॉब लेने नहीं दिया, तो मैंने वो छोड़ दिया। बड़ा मुश्किल था, तकलीफ में था, घर में खुशी नहीं थी, मेरे दिल में खुशी नहीं थी। मैं फिर भी इंटरव्यूज देते रहा। फिर मुझे एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल की चेन में, इंडिया की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल की चेन में लगभग 7 लेवल के इंटरव्यूज पूरे करने के बाद में उनका कॉर्पोरेट मार्केटिंग का मैनेजर करके जॉब मिला। मतलब ड्रीम जॉब। किसी भी कॉर्पोरेट लाइन में काम करने वाले व्यक्ति को, यानी फॉरेन ट्रैवल्स, 5 स्टार में रहना, 5 स्टार होटलों का, बड़ी बड़ी कंपनियों को मार्केटिंग करना, उनको एंटरटेन करना, ये टाइप का रोल था। और सैलरी मैं जो पहले कमा रहा था उससे लगभग 2 गुना 2.5 गुना सैलरी। तो सैलरी अच्छी थी, पैकेज अच्छा था, प्रेस्टीज था, स्टेटस था, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और मेरे स्पॉन्सर को मैंने जब भी बात किया तो उसने बोला, तो तू जो बता रहा है कि तू 5 स्टार होटल अलग अलग कंपनियों को मार्केट करेगा, तू उनको एंटरटेन करेगा, मतलब वो एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, वो वहां पर रहेंगे, तो उनको शराब पिलाएगा, खाना खिलाएगा, तो एक गांव में नहीं रहेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज में, एक्सोटिक प्रॉपर्टीज में जाएगा और अलग अलग जगह पे तो लोगों को एंटरटेन करेगा। तो ऐसे माहौल में तू अपने आप को बचा सकेगा क्या? और मैं अंदर के अंदर मुझे ऐसी बेचैनी सी हो रही थी कि अरे ये आदमी समझता नहीं, साला ये काम धंधा छोड़ के बैठा हुआ है, एक रिहैब सेंटर में साला नौकरी कर रहा है, एंड दिस फेलो इज टेलिंग मी कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इसको अक्ल भी है कि, इसको समझ भी है कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या है। एक तरफ से मेरी बेचैनी, क्योंकि उसके पीछे डर था, क्योंकि मैं वो सब खिलौने हासिल करना चाहता था। मेरी वो जो प्यास, न बुझी हुई जो प्यास थी, वो मुझे बुझानी थी। मुझे अपना नाम बना था, मुझे पैसा बनाना था, मुझे प्रमोशन चाहिए थे, मुझे वो सब प्रिविलेजेस चाहिए थे जो सब लोगों को मिलते हैं, जो मैं मेरी शराब की वजह से खो चुका था। ये सब मैं पाना चाहता था। और ये बाकी इसको कुछ लेना देना नहीं है, कौन सा ब्रांड, कौन सा होटल चेन, कौन सा जॉब, उसका एक ही फंडा, तू तेरी सोबराइटी को कैसे टिका सकेगा। और मैं घर पे आया, मेरे बीवी को भी बताया मैंने कि ये आई है साला, ये एक रिकॉर्ड, और उसने सुन लिया। बोलता है, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, लेकिन तू बता सचमुच, इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो अगर इतना अलग अलग जगह पे घूमेगा और ये सब लोगों को एंटरटेन करेगा, वो लोग पीते बैठेंगे तो तू क्या उनका मुंह ताकते बैठेगा वहां पर? तू कहां तक तेरी सोबराइटी बचा सकेगा? और दोस्तों, आई लिसन टू दैट, एंड मैंने वो जॉब मना कर दिया। और एक थकी हुई कंपनी जो एकदम लॉकआउट में, दत्ता सामंत की यूनियनों ने बंद की हुई कंपनी थी, वो ओनर ने खुद का बंगला बेचकर वो कंपनी को दोबारा चालू किया था। ऐसे कंपनी में मुझे मार्केटिंग मैनेजर का काम मिला। और मेरा स्पॉन्सर बोला, हाँ ये तेरे लिए सही है। मैं बोला, ये कैसे सही है? अगले महीने का पगार मिलेगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। बोलता है, नहीं, बोलता है, ये जो डूबी हुई कंपनी है ना, उसको संवारने के चक्कर में तू जो एफर्ट डालेगा, जो भागा दौड़ी करेगा, तू यहाँ जाएगा वहां जाएगा, बहुत एफर्ट डालेगा, बहुत मेहनत करेगा, उस चक्कर में तेरे को तेरे शराब की याद भी नहीं आएगी, तेरे को तेरे खुद की याद नहीं आएगी, तेरे घर की याद नहीं आएगी। दिस इज द प्लेस वेर यू विल बी एबल टू फॉरगेट योर सेल्फ। दोस्तों, मुझे वो टाइम पे वो समझ में नहीं आया, लेकिन अगले 1 साल मैं तन मन धन लगाकर वो कंपनी को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा जॉब चलता रहे, मैं कुछ जो करके दिखा सकूं। मेरे को जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस था, मुझे वो कॉन्फिडेंस गेन करना था, मुझे अपनी एक पोजीशन बनानी थी, मुझे, और ये सब करने के लिए मैं अपने आप को भूल कर वो काम में लग गया, और वो कंपनी को मैं वहां से बाहर निकाल पाया। लेकिन ये जब भी हुआ, और जब भी मुझे एक्चुअली सब कुछ, वो कंपनी जब अच्छी चलने लगी, तो मेरे घर में सब मेरे को सभी प्रिविलेजेस मिलने लगे, तो मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि भूषण के, तू ये अगर इसके लिए कर सकता है, तू अगर इतना कर सकता है, तो तू खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता?
और जब भी ये मैं सवाल लेकर, मेरी बीवी बोलती अरे जरा अभी जरा सुख शांति समाधान घर में है, तेरे को क्या ये कीड़े काटते हैं क्या, तेरे को शांतता से बैठा नहीं जाता क्या? और हम दोनों वापस स्पॉन्सर के पास गए और वो बोला तुझे ये किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए। आई सेड मैं ना नहीं बोलूंगा, मुझे पैसा तो कमाना है, बट दैट्स नॉट माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो बोलता क्या तेरे को नाम कमाना है? बोलता मेरे को तो नाम तो मिला ही था ना, मैं ये इतना डूबा हुआ कंपनी ऊपर लाया तो नाम तो मिला ही था, तो नाम कमाने के लिए नहीं है। तो फिर तेरे को ये किस लिए करना है? व्हाई डू यू वांट टू डू योर ओन? तो मैं अनाहुत बोल के गया बिकॉज आई कैन, क्योंकि ये मैं कर सकता हूं, मुझे मालूम है कि ये मैं कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं करूं। और वो शांत बैठ गया और मेरे बीवी को बोला इसको करने दे। बोलता है नॉर्मली सब कुछ घला के आए हुए बेवड़े में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। और ये अगर पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये अगर प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहा है, ये अगर पावर के लिए नहीं कर रहा है, और ये पूरी मेहनत करने का काम कर रहा है जस्ट बिकॉज ही थिंक्स ही कैन डू इट, अगर उसका हेतु गलत नहीं है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आई रियलाइज्ड कि जब भी मैंने वो बड़ी गद्दी छोड़ दी, जब भी मैंने बड़ी कंपनियां छोड़ दी, जब भी मैंने मिलने वाला सभी पैसा प्रतिष्ठा पावर सब कुछ छोड़ दिया, तभी मुझे भले मेहनत करनी पड़ी, भले कठोर परिश्रम करने पड़े, भले कम पैसे में चलाना पड़ा, लेकिन मुझे एक ह्यूमिलिटी प्राप्त हो गई। पहले जो मैं एसी कैबिन में बैठ के ऑर्डर छोड़ता था और 50 लोग भागते थे, अभी मैं बैग लेके जब धूप में जो भाग रहा था और एक एक डीलर को जाके मिल रहा था और एक कुछ खड़ा करने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे वो हर एफर्ट समझ में आ रहा था। आज मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे अंदर हमने ही अलग अलग इमेजेस के पत्तों का बंगला बनाया हुआ रहता है, और वो पत्तों के बंगलों के नीचे एक बड़ा सिंपल सा आदमी, एक सिंपल सा इंसान सिंपल सी ख्वाहिशें लेकर जीते रहता है। लेकिन वो हम जब भी बाकी दुनिया की तरफ देखते हैं और उनकी उनकी निगाहों से हम लोग जब भी सक्सेस को देखने लगते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, ये नहीं है तो ये सक्सेस नहीं गिना जाता है, वो नहीं है तो वो सक्सेस नहीं गिना जाएगा, मेरे पास ये ब्रांड चाहिए, मुझे पास ये चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। ये जिसमें जब भी मैं लग जाता हूं तो मेरे मूल रूप से, मेरे मूल उद्देश्य से मैं ढल जाता हूं। दोस्तों, ह्यूमिलिटी का ही एक किस्सा बताता हूं। 4 साल पहले मैं 3-4 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में गया था और मेरा बर्थडे था उस दिन, प्रॉपर डे था, और मैं मीटिंग की खोज में था और 1-2 मीटिंग में फोन किया तो वहां पर समझा कि अब इनकी बिगिनर्स मीटिंग है, वहां बर्थडे नहीं करने देंगे। दूसरी थी, वहां बोले स्पीकर मीटिंग है, वहां नहीं करने देंगे। फाइनली एक काफी दूर 20-30 किलोमीटर दूर वाली एक मीटिंग थी, जहां पर मुझे समझ में आया कि वहां का स्पीकर एक इंडियन है, फादर जो ही वहां पर स्पीकर थे मेलबर्न में। तो मैंने सोचा अरे वहां चलते, वहां तो शेयरिंग करने का मौका मिल ही जाएगा। और मैं, मेरा बेटा, मेरी बीवी, हम लोग वो गाड़ी लेके वो लंबे वाली मीटिंग में चले गए और वो ग्रुप सिंपली रिफ्यूज्ड। वो बोलता है नहीं, आज की स्पीकर मीटिंग है, आज कोई बर्थडे वर्डे नहीं होंगे। वहां पर 50-60 लोग जमा हुए थे। फादर को भी मैंने बोला था कि मेरा आज प्रॉपर डे है। वो जानते हैं कि इंडिया में जब भी प्रॉपर डे है होता है तो हम कितना बड़ा जैसे त्योहार जैसा बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, फैमिली वैमिली लेते हैं, ग्रेटिट्यूड डो का टोकन होता है, लोग खड़े होके बड़ा बर्थडे सॉन्ग वगैरह लेते। मैं कुछ उसी तरीके से मैं सोच रहा था कि बड़ा बर्थडे है, लेकिन वो ग्रुप ने कॉन्शियस लिया था कि किसी को बर्थडे मीटिंग नहीं, बर्थडे शेयरिंग नहीं करने देंगे। अब मैं जाके चुपचाप बैठ गया, लेकिन मन में मेरे को लग रहा था कि साले चूतियो, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं कोई ऐसा वैसा गया गुजरा मेंबर नहीं हूं, मैं भी कुछ हस्ती हूं, ये मेरे मन में चल रहा था।
भले इन शब्दों में नहीं, लेकिन इस प्रकार का विचार मेरे मन में चल रहा था, मुझे मन में इरिटेशन हो रहा था कि ये अरे सिंपल से खड़ा होके हैप्पी बर्थडे सॉन्ग या थैंक यू बोलने को देने में क्या हर्ज है। फादर जो का आधे घंटे का टाइम था, उन्होंने 25 मिनट बात किया, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उन्होंने बोला आई स्टिल हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, आई वुड लाइक टू गिव दोज 5 मिनट्स टू पूषण, उसका आज ये अमुक अमुक प्रॉपर डे है, बर्थडे है, तो मैं उसका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए मेरे 5 मिनट उसको देता हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट द ग्रुप टू प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक फॉर अ फ्यू मिनट्स। ना कोई बर्थडे सॉन्ग हुआ, ना कुछ नहीं हुआ, और मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया। अब ये 5 मिनट में मैंने क्या बोलना चाहिए था? मैंने पहले तो फादर जो का आभार व्यक्त करना चाहिए था, बिल बॉब का आभार व्यक्त करना चाहिए था, वो ग्रुप का आभार व्यक्त करना चाहिए था कि मुझे बोलने का मौका दिया, एंड मैंने चुपचाप मुंह बंद करके नीचे बैठ जाना चाहिए था। लेकिन मेरे अंदर का ईगो, मैं दिखाना चाहता था इन लोगों की कि मैं कोई आयरा गहरा हूं नहीं, मैं भी, जिंदगी मेरी सर्विस में गई है, तो मैंने सोबर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मैं कैसे फटाफट, मैं कैसे ट्रस्टी बना, वर्ल्ड सर्विस डेलीगेट बना, वगैरह वगैरह। मैंने वो 5-7 मिनट में मैंने कुछ जो भी बोला, वो मैं बेसिकली अपनी इमेज बनाने का प्रयास कर रहा था। वो शेयरिंग तो मैंने कर दिया, और कोई लोगों ने खास तालियां भी नहीं बजाई, और मैं भी जाके चुपचाप बैठ भी गया। लेकिन दोस्तों, मेरे को बिल्कुल आनंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने लिए महत्व डिमांड कर रहा था, वो लोग मुझे महत्व देना नहीं चाहते थे, और मैं इंसिस्ट कर रहा था कि मेरी इज्जत करो, मैं कौन हूं, मैं कोई खास व्यक्ति हूं, ये दिखाने का प्रयास कर रहा था। ना उनको आनंद था, ना मुझे आनंद था, ना मेरे फैमिली के चेहरे पे। मेरी बीवी ने भी पूछा मुझे, क्या हो गया तेरे को? एंड आई रियलाइज्ड कि इफ आई हैड बीन जस्ट सिंपल, एंड आई, मैं खाली सिर्फ थैंक यू टू द फेलोशिप बोलता था कि ये सुंदर आयुष्य आज मैं मेरे देश से इतने दूर में आकर मेरे फैमिली के साथ में, मेरे चहेते फादर जो के साथ में, आप सब लोग के साथ में बिताने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोल के मैं चुप बोलता था, तो मैं भी खुश होता था, सब लोग खुश होते थे। लेकिन नहीं दोस्तों, आज भी इतने सालों के बाद में भी वो सटली ईगो अंदर से काम करते रहता है। मैंने जो इतने सालों से अपनी एक इमेज बनाने का प्रयास किया है, जब उस इमेज के विपरीत कुछ खड़ा हो जाता है, तो मेरे अंदर की सेरेनिटी, मेरे अंदर की शांतता जो है, वो पूरी तरह से हट जाती है। हाँ, अभी कम समय के लिए हटती है। अब फट से मैं अपने आप के ऊपर ग्रिप ले सकता हूँ, फट से मैं अपने आप को संभल सकता हूँ, यही इतना ही फर्क है। लेकिन इतने साल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी बहक नहीं सकता हूँ। तो ये जो बिल यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा है कि द सेंटेंस मच ऑफ द एवरीडे टॉक वी हियर एंड अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट वी रीड हाईलाइट्स मैन्स प्राइड इन हिज ओन अचीवमेंट्स। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी पिक्चर देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, जो भी देखते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट हाईलाइटिंग अ मैन्स प्राइड। और अपना प्रोग्राम बोलता है, भाई प्राइड छोड़ दे, turn towards humility, because your spiritual objective is in complete surrender of yourself. Over to you, Chandu, आगे का पढ़। भूषण जी, ये आपका मेलबोर्न वाला इंसिडेंट से एक बात तो पक्की है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एंड आज लाइव एग्जांपल देख के समझा दिया आपने। चंदू, वैसे 10 मिनट ही बचा है, 9 मिनट। तो एक पैरा पढ़ लो। डू वी टेक सम क्वेश्चंस और क्वेश्चंस? हाँ, ले सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। दोस्तों, आप कृपया अपना हाथ ऊपर करिए, और छठी और सातवीं पायरी पे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। बर्निंग डिजायर। शेयरिंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हम्म साइलेंस।
ओके, अश्विन जी। जी जी, धन्यवाद चंदू भाई। नमस्ते भूषण जी, लकी जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आप सबका मिलने वाला साथ है, और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आज उसने शराब के उस जानलेवा जहरीले घोष से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी लास्ट जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद में मेरे कुछ चाहने वाले उस मीटिंग में थे, उनका फोन आया मुझे, और उन्होंने कहा, अश्विन आप ऐसा चुप क्यों रहोगे। हुआ ये था कि उस मीटिंग में सोब्राइटी में रॉक बॉटम क्या है ये शेयर करने को मुझे लकी जी और चंदू जी ने बोला, और मैं शुरू हो गया था। और चंदू जी ने कुछ अरसे के बाद में कहा, अश्विन जी प्लीज मेक इट शॉर्ट। आई सेड यस, ओके। फिर उन्होंने कुछ ही पलों में कहा कि अश्विन जी कैन वी स्टॉप हियर, एंड उन्होंने रीडिंग को, जो पहले रीडिंग करना बंद कर दिया था, उसको शुरू कर दिया। वो जब स्टॉप किया गया था मुझे, तब एक फ्रैक्शन ऑफ कुछ सेकंड्स के लिए बड़ा गुस्सा आया था मुझे, मैं आग बबूला हो गया था। लेकिन अभी जैसा बताया कि प्रैक्टिसिंग दिस स्टेप्स, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए था, एंड आई वाज कूल डाउन हो गया था। मैं बोला कुछ रीजन हो सकता है, ही इज शेयरिंग द मीटिंग, ही मे बी नोइंग बेटर, एंड ओके फाइन, जो भी होगा। आई इमीडिएटली प्रेड। मैंने मीटिंग के खत्म होते ही चंदू भाई से बात भी किया, और उनको कहा, गुड वर्क यू आर डूइंग। सो प्रैक्टिकली व्हाट हैज बीन सेड जस्ट नाउ, वो अपने जिंदगी में प्रैक्टिकल इसमें डे टू डे लाइफ में आ रहा है, उस इंसिडेंट के बाद में जब ये मुझे पास ऑन किया गया था। इट इट वाज नॉट विथ मी फॉर नंबर ऑफ इयर्स। अभी थोड़ा 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 आ रहा है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और समूह का आभारी हूँ। चंदू भाई और हमारे भूषण जी, लकी जी का आभारी हूँ, और रिवाइवल ग्रुप का आभारी हूँ कि थैंक यू, ये हो रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अश्विन जी। एक इम्पोर्टेंट बात बोलना था। अभी एक भाई ने मैसेज किया मुझे, और ये विट्ठल का जो यूपीआई है वो काम नहीं कर रहा है, डोंट नो। विट्ठल आप एक बार देख लेंगे प्लीज, और रवि प्लीज, वो किटी वाला। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं हम। निशांत एन, प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना शेयरिंग या सवाल जो भी। हेलो। यस निशांत, प्लीज गो अहेड। हाँ नमस्ते, मेरा नाम राहिल है, मैं एक शराबी हूँ। हाय। मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे को कोई से पेमेंट लेना है और उसने मेरे को कमिट किया है कि आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा, और अगर वो पेमेंट मैं 2 दिन बाद लेने जाता हूँ तो वो मेरे को मना कर देते हैं कि आप अभी रेडी नहीं है, या साइन नहीं हुआ है, या कुछ भी बहाना निकालते। मेरे को पता है कि उसको देने की इच्छा नहीं है और वो बहाना निकाल रहा है, तो वो फिर वो टाइम पे मेरे को, वो मैं ट्रिगर होके फिर मैं वो एंगर में आके फिर वो कर लेता हूँ, ड्रिंक कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे को भी किसी को देना होता है, तो मैंने उनको कमिट किया होता है, तो पूरी वो फिर चेन ब्रेक हो जाती है। और वो फिर मैं सॉल्यूशन में मैं यही करता हूँ कि मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है? तो शराब पीने से पेमेंट मिलती है? नहीं, लेकिन वो समझो नहीं, ऐसे एग्जांपल दिया कि मेरा एक्सपेक्टेशन, अगर किसी ने मेरे को कमिट किया है और वो एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी नहीं होती है,
बड़ा सो अगर पूरी नहीं होती है, अगर कोई भी व्यापारी है उसे अगर व्यापार करना है और लंबे समय तक व्यापार करना है, सालों तक वो पार्टी के साथ में निभाना है, तो उसने एक पेमेंट डिले होने से झगड़ा करने में फायदा है कि थोड़ा सा समय ज्यादा देते देते उसके पास जिंदगी भर का रिश्ता बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी हम हमने ही समस्या खड़ी की रहती है और समस्या के ट्रैप में हम लोग बाकी लोगों को भी समेट लेते हैं। अब वो सामने वाले को तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है वो आइडिया नहीं रहता है, वो अपनी समस्या से जूझ रहा रहता है। अगर आपने उसको थोड़ी सी ढील दी होती तो शायद जिंदगी भर का आपको व्यापारी सहयोगी मिल जाता, लेकिन आपने झगड़ा करने से व्यापार भी चला गया, संबंध भी चला गया और पैसा आने का तो ठिकाना है ही नहीं। नहीं नहीं, वो लेकिन झूठ बोलता है, उसके पास सब रेडी रहता है लेकिन फिर भी हर बार झूठ बोलता है। बराबर, तो ऐसे व्यक्तियों से व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा संतुलन घला के हमने क्या हासिल करना है? आपने सोबराइटी भी घला दी, संतुलन भी घला दी और व्यापार भी घला दिया, पूरी तरह से नुकसान। हाँ, अगर लेकिन हमने समझो ना उस पर ही डिपेंडेंट हो और हमने सामने भी अगर कमिट किया हो तो फिर अपने तो वहां पे भी झूठे पड़ गए और अब मेरे को वो ही टाइम पे जरूर थी तो नहीं मिला तो मैं तो फ्रस्ट्रेट होऊंगा ही ना। बराबर, तो आपको पीने का समर्थन मिल गया। हाँ, वो माइंड वो करने के लिए, हाँ, उसमें से आउट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। राइट। ओके आई जी। होप सब कुछ स्टेबल हो जाए आपका जल्दी, हाँ हाँ, ओके, अच्छी पार्टियां मिले आपको। थैंक यू। राहुल, पूछिए अपना सवाल जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट। दोस्तों, राहुल शराबी, अभी ऐसा है कि ये जब भी हम ये 6 और 7 स्टेप करने जाता है तो ऐसा होता है कि जो भी चीज करने जाते हैं तो है ना, वो ज्यादा हावी हो जाती है। जैसा कोई हमको एडिक्शन छोड़ना है तो उसके बारे में हम ज्यादा करने लगते हैं, है ना। अभी समझ तो आ रहा है कि भाई ये चीजों से नुकसान हो, लेकिन जब भी करने जाते हैं तो हमको करना करना क्या है, यानी एक्शन से निकलना है बाहर की कुछ करना नहीं है, कि फिर कैसे इसको कैसे हैंडल करें। सो जब भी आपको एहसास होता है कि ये चीज बंद होने वाली है आपकी, तो बंद होने के पहले दिल करता है कि पूरा दिल भर लूं, लेकिन आप जानते हो कि ये सभी न बुझने वाली प्यास है। जैसे शराब एक न बुझने वाली प्यास थी, वैसे हर बाकी का जो भी मोह है जिसमें आप ट्रैप्ड है, वो हर चीज ना बुझने वाली प्यास है। कितना भी डालो और भी करने जैसा दिल करने वाला है। कोई सोचता है कि मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूं तो आज के दिन में मैं 2 पैकेट पी लूंगा और फिर कल से नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। हमारी प्यास एक दफा से पी के भरने वाली नहीं रहती है। हमको हमारे विचारों को लगी हुई बीमारी, हमारी भावनाओं को लगी हुई बीमारी रहती है, हमारे बिहेवियर्स को लगी हुई बीमारी है। तो जब तक हमारे बिहेवियर नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं बदलेगी, तब तक ये न बुझने वाली प्यास तो रहने वाली है। यही तो वो बता रहे हैं ना, हमारा छठा कदम वही तो बता रहा था कि यू हैव टू सरेंडर। जैसे पहले कदम में तुमने शराब के पीछे सरेंडर किया था, वैसे अभी जो बाकी तुम्हारे जो इश्यूज है उनके सामने तुमको सरेंडर करना है। वो तुमने दूसरे तीसरे कदम में क्या किया था? ह्यूमिलिटी की प्रार्थना की थी ना, ये अपनी इच्छा और शक्ति दूसरे के हवाले कर दी, यानी हम ह्यूमिलिटी का प्रोग्राम था ना। तो 7 स्टेप वही तो बोलता है कि जब तक हम्बल नहीं होते, ह्यूमिलिटी नहीं आती है, तब तक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा, तब तक ये सब चीजों में से छुटकारा नहीं मिलेगा। सो whichever way you look at it, identify the problem, take help and surrender. तो ये करने से ही आपको सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पर भी यही है, छठे में तुम अलग प्रकार के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या एटीट्यूड प्रॉब्लम्स या लर्निंग प्रॉब्लम्स या कोपिंग मैकेनिज्म्स को स्टडी कर रहे हो और उनके ऊपर आपकी हतबलता को स्वीकार करते हुए ह्यूमिलिटी इज द ओनली सॉल्यूशन। हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स ना। ऊपर वाला जब भी निकालेगा तभी निकलेगा। ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो इनको संभाला है, बड़ा किया है, अपने अंदर सालों से उनको पाला पोसा है।
अब इनमें से बाहर निकलने का है तो मुझे बाहरी मदद लेनी पड़ेगी, अपने ईगो के साथ में लड़कर नहीं होगा। शराब के साथ की लड़ाई मैं कभी नहीं जीत सका, जब भी सरेंडर किया तभी जीत पाया। थैंक यू भूषण। दोस्तों, मीटिंग का समय हो चुका है और हम फिर से मिलेंगे अगले फ्राइडे को 9 ग्रुप की जूम मीटिंग में, और हम 7वें पायरे पे कंटिन्यू करेंगे। आप सबका धन्यवाद, और कृपया हम इंग्लिश में सैनिटी प्रेयर लेते हैं वी वर्जन पे। प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड रिपीट आफ्टर मी। गॉड गॉड grant us the serenity grant us the serenity to accept the things we cannot change, to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom and to know the wisdom difference. to know the difference. Keep coming back, it works, it's worth it, and it's worth it. धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू रिकॉर्डिंग बंद फ्रेंड्स। कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए रवि। ये पुष्कर जी ने जो अभी बताया कि वो